So India is hosting the G20 summit this year, and part of the summit is also to deliberate on the health sector. Health for all is one of the overarching themes under which the health sector is looking at making things more equitable for all of the world, and part of it also includes the marginalized communities that a lot of civil society and the health sector works with. बहुत काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लोग बहुत अजीब तरीके से लोग देखते हैं। उनका बहुत भेदभाव रहता है कि ये ट्रांसजेंडर है, इसको ऐसा है, और लोग समझते नहीं हैं। और अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल देखना चाहें, तो वहाँ तो अगर हम पैसा होगा हमारे पास, तो हम पैसे के हिसाब से देख सकते हैं, और नहीं होगा फिर हमें गवर्नमेंट के अनुसार ही जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं, जैसे लोग हमें पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, ये लड़की गंदी है, इससे दूर रहो। फिर वो पूछने के बाद हमारे साथ में मिसबिहेव करते हैं, और वो जैसे अगर हम अकेला हमें पाते हैं तो वो हमसे क्वेश्चंस, अलग तरीके के क्वेश्चंस करते हैं जिसे हम सुन नहीं सकते। और वो ये पूछते हैं कि आप कितना कमाते हो, कितना वो करते हो। अगर आप अपना एड्रेस दीजिए, फ़ोन नंबर दीजिए ताकि हम भी आए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं HIV के साथ जी रहा हूं और मैं अपने आप को गे आइडेंटिफाई करता हूं। बट अगर मेरे जैसे कोई भी गे पर्सन है और उनको हॉस्पिटल में जाना है सर्विस एक्सेस करने के लिए, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना होगा। जैसे कि अगर वहाँ डॉक्टर को बताना है कि मैं गे हूँ, तो क्या वो मुझे सही से इलाज देंगे या नहीं देंगे, क्या वो मुझे जज करेंगे, क्या उनका एटीट्यूड मेरे लिए बदल जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें लेके जब हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाते हैं, तो कई हद तक हमें लगता है कि हम वो सारी बातें उस तरीके से नहीं बता पाते हैं जो बताना ज़रूरी है एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। There are cases, those have identified with anal cancer and fistula. So who will bother? Who will take care of all these anal fistula and cancer? So being community, they are completely hesitated to talk with the government facility providers about their anal related issues. Why? Because people will have this perceptions in their mind. They will always think, वो हमेशा सोचेंगे कि ये जो व्यक्ति है ये गंदा काम करती है, this person is doing sex work and all those kind of things ना। तो वो यही वजह से कभी भी वो जाकर इस मुद्दे पे बात करना पसंद ही नहीं करते। People who use drugs, amongst other groups, we often miss out on talking about these very important groups that is doubly, triply marginalized because of a variety of health sector challenges, be it viral hepatitis, be it tuberculosis, be it HIV/AIDS, and most importantly also mental health. The drug control sector per se does not prioritize health as much as it should, and therefore health for all within the context of G20 must prioritize people who use drugs. As we speak, the people who use drugs don't necessarily form part of the databases. As a result, it is often seen as no data equivalent to no problem, and therefore we need to bring them out. And bringing them out means that we make interventions, we design interventions which are more friendly to the community and also more useful in terms of ensuring there is treatment adherence for all the various diseases and infections that they're vulnerable to. थैंक यू। सेकेंडली, मुझे लगता है कि हमारे देश में अगर हम एडोलेसेंट एंड यूथ की बात करें, तो कहीं ना कहीं एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो आज भी लैक करता है कई जगहों पे। बिकॉज जब मैं 18 साल का था, मुझे डायग्नोज हुआ था कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। बट आज भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये एज अप्रोप्रिएटेड एजुकेशन या फिर एडोलेसेंट एज में उन्हें क्या क्या जानकारी मिलनी चाहिए वो अभी भी लैक करती है, और उनको ठीक से नहीं पता होता है कि HIV क्या है, STI क्या है, या फिर अदर SRH रिलेटेड आपके इश्यूज़ क्या हैं। सो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को लेके मुझे लगता है कि ये जो एक गैप है, चाहे फिर वो आपकी बढ़ती एज से हो या फिर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको क्या जानकारी मिल रही है वो है, या फिर आप हॉस्पिटल में जाते हैं सर्विस एक्सेस करने के लिए वहाँ पे, तो ये कुछ गैप्स हैं जो मुझे लगता है कि हमें अब समय है कि आइडेंटिफाई करके और उन गैप्स को फुलफ़िल करने की ज़रूरत है।
हम बात करते हैं भारत में HIV के साथ जीने वाली महिलाओं के बारे में। तो अगर हम ओवरऑल नेशनल लेवल डेटा देखते हैं, सो अराउंड 18 लाख पीपल हैं जो कि ARV ट्रीटमेंट ले रहे हैं पूरे भारत भर में, और उसमें करीबन 50% महिलाएं भी शामिल हैं जो कि अपना उपचार ले रही हैं। लेकिन सिर्फ HIV के साथ जी रही महिलाओं का जो स्वास्थ्य है सिर्फ दवाइयों तक ही सीमित नहीं है, या सिर्फ ART दवाइयाँ लेने से ही उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। यहाँ पर और भी कई सारी आवश्यकताएं, जैसा हम सभी को मालूम है कि जो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है, राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा जो गोल है वो है 95 टारगेट्स को अचीव करना, जो कि हम देखते हैं कि फर्स्ट 95 जो है वो ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जोखिम पर हैं HIV के लिए उनकी जांच होनी चाहिए, और उसी जोखिम समूह में महिलाएं हैं जो कि गर्भ धारण करती हैं। तो जो हमारे यहाँ पर जितनी भी महिलाएं गर्भ धारण करती हैं तो उनका पहले 3 से 5 माह में ही HIV की जांच होनी चाहिए। आज भी कई सारे इशू हैं महिलाओं में जो कि HIV के साथ जी रही हैं और 30 साल से ऊपर हैं, 30 साल से 50 साल 45 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं उनमें बहुत ये देखा जा रहा है कि गर्भाशय की कैंसर काफ़ी हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर हो रहे हैं। कैंसर बहुत लेट स्टेज में पता चल रहा है, अगर किसी और अदर बॉडी पार्ट में हो रहा है तो ये जो स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं इनको एक्सेस करने के लिए मुझे लगता है कि अभी हमें HIV प्रोग्राम में सिंगल विंडो सिस्टम लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम ये देखते हैं कि जो महिलाएं HIV पॉजिटिव होने के बाद ART पर रजिस्टर होती हैं और तब वो अपनी समस्याएं बताती हैं तो उनको अलग अलग सेवा केंद्रों पर जाकर सेवाएं लेनी पड़ती हैं। अगर हम बात करें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, तो उसके लिए भी हमारे पास एक कोई अलग से यूनिट है और वहाँ पर जाकर मुझे सुविधाएं लेनी है। पहले मैं HIV पॉजिटिव हूँ, उसके बाद अगर मुझे मानसिक अवसाद है तो मुझे एक अलग और केंद्र में जाकर अपनी सेवा लेनी पड़ रही है। तो ये जो सेवाएं अलग अलग केंद्रों पर जाकर उनको लेनी पड़ती हैं, उन सेवाओं तक पहुंच बनाने में कहीं ना कहीं हमारा गैप रह जाता है। तो एक होलिस्टिक केयर अप्रोच की जरूरत है जहां पर एक ही छत के नीचे कई सारी सेवाओं को हम प्राप्त कर सकें, और जहां पर डॉक्टर्स की कमी ना हो, काउंसलर्स की कमी ना हो, काउंसलर्स हो, डॉक्टर्स हो, जहां हाई बर्डन स्टेट्स हैं, जहां पर महिलाओं का रेशियो ज़्यादा है, वहां पर सुविधाएं भी ज़्यादा होने की ज़रूरत है, वहां पर संसाधन भी ज़्यादा होने की ज़रूरत है। इंक्रीजिंग डोमेस्टिक फाइनेंसिंग इट्स नीड ऑफ द आवर। आज के टाइम में जहाँ पे हेल्थ एक बहुत बड़ा कंसर्न बन के हमारे सामने उभर रहा है, कोविड की वजह से हम जो है काफ़ी जगहों पे वी आर लीविंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ आवर हेल्थ टारगेट, हेल्थ डिनोमिनेटर। उस कंडीशन में डोमेस्टिक फाइनेंस का इंक्रीज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोविड का इम्पैक्ट लोगों की लाइफ पे और हमारी कंट्री के ऊपर बहुत दूर तक पड़ा है, काफ़ी इसका इम्पैक्ट हुआ है। उसको मिटिगेट करने में हमारे को भी काफ़ी सारा टाइम लगेगा। हमने देखा है कि काफ़ी सारे हमारा जो उसका असर है, चाहे हम बात करें HIV के न्यू इन्फेक्शंस पे, अगर हम बात करें HIV प्रेवलेंस पे, या फिर और काफ़ी सारे हेल्थ डिनोमिनेटर के बारे में बात करें, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे देश पे या हमारे जैसे बाकी देशों के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका पड़ा है। हमने देखा है कि विद इन हेल्थ स्पेक्ट्रम के भी अगर हम लोग बात करें, जहाँ पे TB, HIV एंड मलेरिया आर कंट्रीब्यूटिंग द हाईएस्ट मोर्टेलिटी, तो वहाँ पे अगर हम लोग हेल्थ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी वजह से जो है हमारा ह्यूमन कैपिटा जो है वो इम्प्रूव होगा, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, और जिसकी वजह से ओवरऑल कंट्री को जो है ग्रोथ मिलेगी। So as we all have witnessed how the outbreak of COVID-19 across the globe has affected the overall development of the mankind across the country, it has absolutely affected the country's effort of achieving the SDG goal of eliminating AIDS by 2030 as a threat to the public health. Like for example, during this outbreak, it has really sort of affected to the extent that it has increased the new infection. For example, amongst the people who use drugs, the new infection rate has increased from 6% to 9%. So likewise, various other marginalized populations amongst transgender populations, MSM, female sex workers, the infection rate has been absolutely increased. So to kind of tackle with the loss, to kind of tackle to this kind of slowed down effort towards achieving the SDG goal,
for which we have 7 years in hand. So it is absolutely very critical and important for the G20 countries to continue investing, strengthening the investment, so that the response towards HIV/AIDS is absolutely, picking up the pace.